नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच बढ़ती तनातनी पर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से बात की है। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। अमित शाह ने सीट बंटवारे को लेकर अड़ियल रुख अपनाने को नहीं कहा। अमित शाह ने कहा कि वो गठबंधन बचाना चाहते हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से बातचीत की है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच अभी गठबंधन बना रहेगा या फिर नहीं, इस पर भी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियां अड़ी हुई हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अमित शाह ने जब उद्धव ठाकरे को फोन किया होगा तो यही बात हुई होगी कि कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, किसी तरह 25 साल पुरानी दोस्ती को ना तोड़ा जाए। बिल्कुल कन्या, ये लग रहा है कि जैसे दोस्ती टूटने के कगार पर है, उसको कहीं बचाने का प्रयास एक अमित शाह की तरफ से किया जा रहा है। और बकायदा जो रात भर मंथन चली है दिल्ली में बीजेपी की तमाम सीनियर लीडर के साथ हुआ, उसके बाद सुबह आज तड़के अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को फोन किया और साफ तौर पर कहा है कि जो चर्चा यह भी की है कि गठबंधन बरकरार रहे, और साथ ही यह भी बताया है उनको कि जो 59 सीटें जो पिछले 25 सालों में, जैसा कि कल बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी गया था, पिछले 25 सालों से कोई भी जो 59 सीटें उसको नहीं जीत पाई है, उस सीटें के बारे में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचर होना चाहिए, उनको बकायदा सोचना चाहिए कि 59 सीटें जो बीजेपी मांग रही है वह बीजेपी को सीटें दे देना चाहिए। आखिरकार गठबंधन 25 साल का जो है उसकी चलना है और दोनों साथ में चुनाव लड़ना है। लेकिन उद्धव ठाकरे वहां मानने को तैयार है। उनका साथ कहना है कि जो 51 सीटों का फार्मूला उन्होंने दिया है उसी पर बरकरार रहेंगे, किसी भी सूरत में वो झुकने को तैयार नहीं है। और एकदम यह साफ होता जा रहा है कि आज यह भी जानकारी आ रही है कि ओपी माथुर जो है वो आज शाम को करीबन उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं और कुछ नया फार्मूला शायद आज शाम तक सामने आ सकता है। लेकिन जरूर अमित शाह का उद्धव ठाकरे को फोन जाना जरूर इससे हम समझ सकते हैं कि बीजेपी भी कहीं न कहीं अपनी रुख को अलग किया है और तभी जाकर खुद उद्धव ठाकरे को फोन किया ताकि इनकी जो दोस्ती है वो दोस्ती बरकरार है। अभिषेक, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को फोन किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के बीजेपी चुनाव प्रभारी ओम माथुर भी उद्धव ठाकरे से आज मुलाकात करने वाले हैं। बड़ा सवाल यही है कि 25 साल पुरानी ये दोस्ती क्या बरकरार रहेगी, क्या साथ मिलकर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं। साथ ही मुंबई से हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले विनोद जी, अगर आपसे पूछना चाहूं कि दोनों पार्टियों के बीच 25 साल पुराना नाता है, क्या ये नाता अब टूट सकता है? क्या बात यहां तक पहुंच गई है कि दोनों पार्टियां अलग होने का फैसला ले सकती है? क्योंकि हमने इंडिया न्यूज संडे गार्जियन के सर्वे में भी देखा था कि अगर अलग होने का फैसला किया जाता है तो नुकसान दोनों ही के सर्वे में भी देखा था कि अगर अलग होने का फैसला किया जाता है तो नुकसान दोनों ही पार्टियों को होगा, और ये बखूबी जानती भी होंगी दोनों। देखिए तान्या, ऐसा है कि ये 25 साल पुरानी जो दोस्ती है, इसके जो शिल्पकार और सूत्रधार थे वो इस वक्त सिनेरियो में नहीं है। बाला साहब ठाकरे नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जो है मार्गदर्शक मंडल में जा चुके हैं, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे भी नहीं है। कुल मिलाकर के नया नेतृत्व शिवसेना का भी है और नया नेतृत्व भाजपा का भी है। तो ये वो लोग हैं जो इस दोस्ती के शिल्पकार और सूत्रधार नहीं थे। और खास करके नितिन गडकरी तो और ये लोग जो है, नितिन गडकरी, अमित शाह, तो आपको याद होगा, और नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह राज ठाकरे से बात कर रहे थे उस वक्त भी काफी इन लोगों के बीच में तलखी आई थी। लेकिन अब वो सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। दरअसल असली जो मुद्दा है वो ये है कि दोनों के अस्तित्व का सवाल है। बीजेपी जानती है कि ये अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी इस वक्त जो माहौल है, और उसको लगता है पूरे राज्य में और प्रदेश में जो उसके पक्ष में माहौल बना हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद, इसका दबाव बना करके शिवसेना के ऊपर, शिवसेना से बड़ी पार्टी बनना चाहती है महाराष्ट्र में, और वो चाहती है कि शिवसेना अब उसकी बी टीम बन के रहे, क्योंकि वो नेशनल पार्टी भी है। और मुख्यमंत्री पद का सवाल असली है। वहीं शिवसेना का मामला यह है कि वो चाहते हैं कि अगर अब दब गए तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो लड़ाई यहां अस्तित्व की है, 2-4-5 सीटों की नहीं है। 2-4-5 सीटों का मामला होता तो अब तक इतना यहां तक खींचने की बात ही नहीं थी, क्योंकि जितना ये लड़ाई आगे बढ़ रही है तनातनी, उतना ही नुकसान कैडर के बीच में होता जा रहा है। अंत में अगर कोई समझौता आप कर भी लेते हैं तो जो तलखी आई है उसको मिटाना भी मुश्किल होगा। इसलिए मुझे लगता है काफी गंभीर मामला है। बिल्कुल, मामला काफी गंभीर है। मनीष, ऐसे में अब क्या सुलह का कोई रास्ता बचा है? क्योंकि मामला क्या सिर्फ 4-5 सीटों को लेकर ही है या फिर मामला उससे बड़ा है, जैसा कि विनोद जी इशारा कर रहे हैं? और क्या अब ऐसी कोई संभावना बचती है कि बीच में अब सुलह का कोई रास्ता निकाल लिया जाए? देखिए तान्या, राजनीति जो होती है वो असीम संभावनाओं का खेल होता है, और असीम संभावनाएं यहां पर आखिर तक ऐसे समझा जाता है कि शायद समझौता हो जाए। और विनोद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जानकारी अभी मुझे मिली है तान्या, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि संघ बीच में कूद चुका है। महाराष्ट्र के जो प्रचारक हैं रविंद्र भूसारी,
वो लगातार बीजेपी के तमाम आला नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और संघ चाहता है कि ये गठबंधन ना टूटे। इसी वजह से आप देखिए कि अमित शाह फिर एक बार, हालांकि बात आर पार तक पहुंच गई थी, उद्धव ठाकरे ने कल खुले तौर पर कह दिया कि मैं 151 से नीचे उतरने तैयार नहीं और आपको 119 से ज्यादा देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में अब बात बनाने की या बात बनी रहेगी या बात में इतना सामंजस्य और इतना सद्भाव है दोनों दलों के बीच में, ये दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी एक कोशिश, जैसा कि विनोद जी भी कह रहे थे कि इसका खामियाजा दोनों दल को भुगतना पड़ेगा। दोनों दल, जैसा कि 2009 में भी हुआ था कि दोनों दल अगर थोड़ी सी एमएनएस को मना लिया होता या एमएनएस में कोई ऐसा फैक्टर होता तो ये लोग सत्ता में 2009 में आ जाते। इस बार भी एमएनएस अभी शांत बैठा है, इंजन में अभी कोयला नहीं डाला गया है कि वो भुक भुक करके चलना शुरू करे और इसका खामियाजा ये दोनों दलों को भुगतना पड़े अगर समझौता नहीं होता है तो। हालांकि झगड़े इसके पहले भी हुए। बात आती है 1989 से ये गठबंधन है। 1989 में जैसे कि कल बीजेपी के महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से कह रहे थे कि हम 16 लोकसभा सीटें थी, उसको बढ़ाकर हमने 22 कर दिया है। तो ये वो ही ढर्रे पर क्यों चलना चाहते हैं? माहौल बदला है, रंग बदला है, राजनीति बदली है। ऐसी स्थिति में अगर हम 10-15 सीटें ज्यादा मांग रहे हैं तो ये लचीला रुख उद्धव ठाकरे को भी रखना होगा। लेकिन ये पहली बार है पिछले 2.5 दशक में कि दोनों दल, हालांकि हर चुनाव में झगड़े होते थे, लेकिन ये ऐसा पहली बार है तान्या कि दोनों दल अब टूट की कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। अब बात हो रही है मीडिया के जरिए, अब बात हो रही है सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, सार्वजनिक मंच से ये बात कर रहे हैं, ना कि आपस में बैठकर। तो ये जो तलखी वाली बात विनोद जी कह रहे थे वो साफ है कि गांठ बहुत गहरी है। बिल्कुल, और ये तो खुद ही बीजेपी की ओर से कहा गया है कि अगर उद्धव ठाकरे को प्रस्ताव देना था तो मीडिया के जरिए ये प्रस्ताव क्यों दिया गया। लेकिन विनोद जी, अब छोटी पार्टियां भी धमकियां देने लगी हैं, अल्टीमेटम देने लगी हैं कि आप लोग आज फैसला करिए नहीं तो हम साथ नहीं देने वाले हैं। इस बीच सामना में उद्धव ठाकरे लिख रहे हैं कि दिल्ली तुम्हारी, महाराष्ट्र हमारा। क्या थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं उद्धव ठाकरे? देखिए, छोटी पार्टियों की जहां तक बात है, जो शेतकारी पार्टी है और आरपीआई है और इनकी महायुति में जो और पार्टियां हैं, उनको लगता है कि जितनी देर हो रही है शिव संग्राम हाँ, उनको लगता है कि जितनी देर हो रही है उतने उनके लिए स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। इसलिए वो चाहते हैं भाजपा और शिवसेना जल्दी जल्दी कोई फैसला करें। इसलिए दबाव बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना एक तरह से अल्टीमेटम जैसा दिया है। हालांकि छोटी पार्टियां कहीं बाहर जाने की स्थिति में नहीं है, वो लड़ेंगी तो गठबंधन के साथ ही मिलकर के लड़ेंगी, लेकिन दबाव उन्होंने इसलिए बढ़ा दिया है कि कम से कम उस दबाव में आकर के दोनों कुछ न कुछ फैसला करें। दूसरी बात जो है ये कि उद्धव ठाकरे ने जो कहा है कि महाराष्ट्र हमारा और दिल्ली तुम्हारी, ये हमेशा क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच जब भी कोई भी गठबंधन होता रहा है तो उसका ये मूल फार्मूला रहा है कि राज्य में की राजनीति आपके प्रभाव में रहेगी और केंद्र की राजनीति राष्ट्रीय दल के प्रभाव में रहेगी। लेकिन महाराष्ट्र इसका अपवाद इसलिए रहा कि कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन जो है उसमें राज्य भी कांग्रेस का होता था और केंद्र भी कांग्रेस का था, अभी तक यही था स्थिति। लेकिन भाजपा और शिवसेना के गठबंधन में एक ये अघोषित एक सहमति थी कि जिसकी विधानसभा में सीटें ज्यादा आएंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। और पिछली बार जब सरकार बनी थी तो शिवसेना की सीटें ज्यादा थी, इसलिए पहले मनोहर जोशी बने, फिर नाना राणे बने। लेकिन कहीं न कहीं एक अघोषित सहमति यह भी रही है कि बीजेपी का महाराष्ट्र में आधार उतना मजबूत नहीं था जितना शिवसेना का था। इसलिए यह माना जाता था कि जब भी सरकार बनेगी गठबंधन की तो शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। इसीलिए अब जबकि पहली बार बाला साहब ठाकरे परिवार के उद्धव ठाकरे, उनके बेटे, उनको खुद शिवसेना प्रोजेक्ट करना चाह रही है मुख्यमंत्री के रूप में। और वो शिवसेना की कोशिश ये है कि अगर उद्धव ठाकरे को हम प्रोजेक्ट करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में तो पूरा महाराष्ट्र का जो एक लोकल सेंटिमेंट है, कि स्थानीय जो भावना है, वो उनके पीछे गोलबंद होगी, उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि उनसे बड़े कहते कोई नेता शिवसेना में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में भी कोई नेता इस वक्त इस तरह का नहीं है जिसको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे। इस पर कोई सहमति विनोद जी मनीष, यही मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कुल मिलाकर लड़ाई सिर्फ 5-7 सीटों को लेकर नहीं है? क्या लड़ाई है कि मुख्यमंत्री पद किसके हक में, किसके साथ जाएगा? देखिए, महाराष्ट्र की गद्दी की चाबी का हकदार कौन, लड़ाई इसी को लेकर है। लेकिन विनोद जी की उस बात को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। विनोद जी, जहां तक महाराष्ट्र की बात है ना, उद्धव ठाकरे और शिवसेना को लेकर विदर्भ में एक अलग सोच है। विदर्भ के जो मतदाता हैं, विदर्भ के जो लोग हैं, क्योंकि शिवसेना विदर्भ के पक्ष में नहीं है। विदर्भ में अब एक हवा बीजेपी बना रही है अपरोक्ष रूप से कि विदर्भ राज्य अलग हो जाना चाहिए।
विदर्भ में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है, बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है और बीजेपी की जो पकड़ है विदर्भ में, उसको देखते हुए बीजेपी को यह लगता है कि शिवसेना के साथ अगर गठबंधन वाली स्थिति रही भी तो आगामी चुनाव में शिवसेना हमेशा से विरोध करती रही है विदर्भ राज्य के गठन का। तो ऐसी स्थिति में शिवसेना विदर्भ में कमजोर है और शिवसेना का कमजोर होना बीजेपी ये समझती है कि अगर हम विदर्भ राज्य को सामने रखकर चलेंगे तो इसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को होगा, जिसका शिवसेना विरोध कर सकती है। तो विदर्भ में एक ये भावना है कि शिवसेना, तो मनीष, इस लिहाज से क्या इस वक्त उद्धव ठाकरे आपको थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? वो बात करें। नहीं, मनीष की बात बिल्कुल सही है। मैं मनीष की बात से सहमत हूं कि विदर्भ का एक ऐसा मुद्दा है जो भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और शिवसेना के बीच में एक निश्चित रूप से एक मतभेद वाला मुद्दा है। शिवसेना एक महाराष्ट्र के पक्ष में है, जबकि भाजपा का एक बड़ा दल और कांग्रेस का भी एक ग्रुप वो विदर्भ राज्य की बात चला रहे हैं। और नितिन गडकरी खुद विदर्भ से आते हैं, वो नागपुर से सांसद हैं और नितिन गडकरी बहुत लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, हाँ बिल्कुल, तो ये लोग विदर्भ के हैं और विदर्भ का मुद्दा जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा है दोनों के बीच में मतभेद का। चलिए, कुल मिलाकर क्या गठबंधन बना रहेगा या नहीं, यही एक बड़ा सवाल है। और सिर्फ इसी गठबंधन को लेकर यह सवाल नहीं उठ रहा है, जो दूसरा बड़ा गठबंधन है कांग्रेस एनसीपी, वो भी बना रहेगा या नहीं। तो महाराष्ट्र की इस वक्त की राजनीति पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन। और शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन जारी रहेगा या नहीं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। मनीष, ये बताइए कि इस वक्त जो स्थिति है उसमें अमित शाह बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से, ओम माथुर उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। आपका कहना है कि संघ भी इस मामले में कूद पड़ा है। अब ऐसे में किस दिशा में इसको जाता हुआ आप देख रहे हैं? दोनों ही संभावनाएं हमें बताइए। अगर गठबंधन बना रहता है तो क्या होगा, किस तरह से बीच का रास्ता निकाला जाएगा और इस गठबंधन को बरकरार रखा जाएगा, और अगर टूट जाता है गठबंधन तो इन दोनों पार्टियों का क्या होगा? देखिए, संघ पिछले कुछ दिनों से काफी सक्रिय हो गया और रविंद्र भूसारी, जो कि बीजेपी के तमाम कोर कमेटी की बैठक में रविंद्र भूसारी खास तौर पर देखे जा रहे हैं। रविंद्र भूसारी का बैठक में बैठना यानी कि नागपुर से संदेश है कि आपको ये गठबंधन बचाना है। तमाम कोशिशें हो रही है कि गठबंधन ना टूटे। राजनीतिक तौर पर भी सब जानते हैं कि इसका खामियाजा दोनों को भुगतना होगा। सत्ता सामने दिख रही है, लेकिन अगर हमारा सामंजस्य और हमारा सद्भाव नहीं रहा, गिनी चुनी सीटों को लेकर जो बातचीत हो रही है, 5, 7, 10 सीटों की बात है, अगर थोड़ा लचीलापन उद्धव ठाकरे नहीं अपनाते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर साफ तौर पर कह देते हैं कि अपने अपने इलाके में जाओ और तैयारी करो, लेकिन आप जमीनी हकीकत भी तो देखिए कि आपके पास 288 चेहरे हैं जिनको लेकर आप सामने चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उसके बाद इतना अड़ियल रुक क्यों? यही स्थिति बीजेपी के कैंप में भी है। बीजेपी खेमे में भी क्या 288 लोग हैं? नहीं है, क्योंकि ये सोच के साथ ही सारी चीजें आगे बढ़ रही थी। इसी सोच के साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड में उन उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए थे, साक्षात्कार हुआ था। चलिए मनीष, आपके पास लौटूंगी। विनोद जी, कुल मिलाकर दोनों पार्टियां जानती हैं कि साथ बने रहना दोनों ही पार्टियों के हक में इस वक्त है, लेकिन अब यहाँ जिस स्थिति पर ये दोनों पार्टियों का गठबंधन पहुंच चुका है, यहां से किस ओर से जाता हुआ आप देख रहे हैं? जाते जाते आपका आखिरी कॉमेंट। देखिए, ऐसा है कि मनीष जो कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है कि दोनों पार्टियों के सामने विकल्प तो कोई नहीं है, क्योंकि 288 सीटों पर लड़ने तैयार है कि मनीष जो कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है कि दोनों पार्टियों के सामने विकल्प तो कोई नहीं है, क्योंकि 288 सीटों पर लड़ने की तैयारी न शिवसेना की है न भाजपा की है। लेकिन जहां तक संगठन की बात है, संगठन की दृष्टि से अगर देखें तो शायद शिवसेना का संगठन आज भी जमीनी स्तर पर भाजपा की तुलना में ज्यादा मजबूत है। यह अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में एक मोदी लहर में भाजपा की सीटें काफी आई और भाजपा को एक बड़ी सफलता मिली, जिसकी वजह से भाजपा का मौजूदा नेतृत्व जो है दबाव बना रहा है शिवसेना पर। शिवसेना के सामने अपने अस्तित्व का सवाल है। अब समस्या यह है कि एक क्षेत्रीय दल अगर अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में ही अपनी जमीन कमजोर करके पीछे हट जाता है तो आगे उसके लिए रास्ता क्या बचता है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर उद्धव ठाकरे को फैसला लेना है। क्योंकि उद्धव ठाकरे आज उस स्थिति में नहीं है जो बाला साहब ठाकरे की स्थिति थी, इसलिए उद्धव ठाकरे को सत्ता भी चाहिए और गठबंधन भी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि गठबंधन और सत्ता दोनों एक साथ कैसे मिलेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। चलिए, ये बड़ा प्रश्न है और इसके साथ बहुत सारे प्रश्न हैं कि आखिर अगर गठबंधन बना रखना है, जो कि दोनों ही पार्टियां लगातार कहती आ रही हैं, तो कैसे रखा जाएगा और क्या फॉर्मूला निकाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे विनोद जी आपका स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनीष आपका मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्या आज कोई बड़ा फैसला लिया जाता है इन दोनों पार्टियों की ओर से साथ रहने का या फिर अलग होने का, इस पर हमारी नजर बनी